हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर था वनस्पति जगत को आप पढ़ रहे थे हम। और हमने पिछली क्लास के अंदर ब्रायोफाइटा स्टार्ट किया था। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने देखा था कि जो शैवाल से थोड़े विकसित किस्म के पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। और उनको पादप जगत के उभयचर भी बोला जाता है। मतलब वो स्थल पर भी रहते हैं, लेकिन उनको जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जनन करने के लिए उनको जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा है उसको दो भागों में बांटा गया, एक लीवरवर्ट और एक मोस के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीवरवर्ट। देखिए, जिस प्रकार ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कैसा था, युग्मकोद्भिद था। तो ये ब्रायोफाइटा का ही प्रकार है, तो इसका मुख्य पादप शरीर भी कैसा होगा, युग्मकोद्भिद। मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद या गेमिटोफाइट। ठीक है। अब देखिए, इनका जो पादप है इनके अंदर अलैंगिक करने के लिए अलैंगिक जनन होता है, या तो वो विखंडन विधि के द्वारा होता है, या उनमें विशेष अलैंगिक संरचनाएं बनती है जिनको जेमा कप बोला जाता है। उनके द्वारा क्या होता है, इनमें अलैंगिक जनन होता है। यानी इसका जो पादप शरीर है उसका कोई खंड है वो टूट कर हट गया और उस खंड से एक नया पादप शरीर बन गया, तो वो अलैंगिक जनन की क्या कहलाती है, विखंडन विधि कहलाती है। और उसके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है, वो जेमा कलियों के द्वारा होता है, और वो एक संरचना में स्थित रहती है। उनको क्या बोला जाता है, जेमा कप। जो लीवरवर्ट है इसका पादप है वो पृष्ठाधार से चिपका रहता है। तो देखिए, पादप काय चपटा तथा अधः स्तर से चिपका रहता है। जो लीवरवर्ट का पादप शरीर है इसको बोला जाता है मार्केंसिया। उदाहरण है मार्केंसिया। नोट कीजिए। फिर हम लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो लीवरवर्ट के अंदर फिर हम जनन देखते हैं। देखिए, इनके अंदर दो प्रकार का जनन होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन विधि के द्वारा, यानी शरीर का कोई खंड टूटकर अलग हो गया और फिर वो नया पादप बना लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, विखंडन विधि के बोला जाता है। और यहाँ इनके अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिनको जेमा बोला जाता है, उनके द्वारा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा या विशेष संरचना जेमा द्वारा होता है।
जेमा, हरी, बहुकोशिक, हरी बहुकोशिकीय तथा अलैंगिक संरचनाएं होती है जो जेमा कप में स्थित रहती है। किसमें स्थित रहती है? जेमा कप के अंदर। तो अलैंगिक जो जनन है वो दो प्रकार से होगा, या तो विखंडन विधि के द्वारा होगा या जेमा के द्वारा होगा। जो जेमा होती है वो हरी होती है, बहुकोशिक होती है और अलैंगिक संरचनाएं होती है, और वो उन कप के समान कुछ संरचनाओं में स्थित रहती है, उनको क्या बोला जाता है? जेमा कप। अब देखिए विखंडन विधि के अंदर क्या होगा? पादप शरीर का कोई खंड टूटकर, पादप शरीर का कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है तथा वह नए पादप शरीर का निर्माण कर लेता है। नए पादप शरीर का निर्माण कर लेता है तो उसे क्या बोला जाता है? विखंडन विधि बोला जाता है। विखंडन यानी किसी खंड का टूटकर अलग हो जाना और फिर उससे नए पादप का निर्माण कर लेना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और इसके द्वारा जो लिवरवर्ट है उसके अंदर कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो लिवरवर्ट के अंदर अलैंगिक जनन दो विधियों के द्वारा होता है, एक तो विखंडन विधि के द्वारा और एक जेमा नामक संरचना के द्वारा, जो किस में स्थित रहती है? जेमा कप के अंदर। स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कोई जेमा किस प्रकार की संरचना है, तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। जेमा हरी होती है, बहुकोशिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और ये अलैंगिक संरचना, ये लैंगिक जनन नहीं करती है बल्कि कैसी जनन करती है? अलैंगिक जनन करती है, यानी ये अलैंगिक संरचनाएं होती है। नोट कर लीजिए इसको। तो ये अलैंगिक जनन था। जिस प्रकार विखंडन विधि में कोई शरीर का खंड टूटकर अलग हो जाता है और नया पादप शरीर बना लेता है, उसी प्रकार जो जेमा कप में जो जेमा नामक संरचनाएं बनती है वो भी मात्र पादप से टूटकर अलग हो जाती है और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। अब लिवरवर्ट के अंदर अलैंगिक जनन भी होता है। वो किस प्रकार होता है? अलैंगिक जनन होता है, नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, उनका संलयन होता है और द्विगुणित शरीर बनता है, जिसको हमने क्या बोला था? बीजाणुद्भिद बोला था। तो उस शरीर का निर्माण हो जाता है युग्मनज में परिवर्धन होने से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिवरवर्ट में लैंगिक जनन लैंगिक जनन किस प्रकार होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, और इस युग्मनज का क्या होगा? परिवर्धन होगा, और परिवर्धन होने से जो द्विगुणित शरीर बनेगा उसको क्या बोला जाता है? बीजाणुद्भिद। ये 2n यानी द्विगुणित, ये भी कैसा होगा? 2n यानी द्विगुणित। जो लिवरवर्ट का बीजाणुद्भिद होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पाद, सीटा और कैप्सूल।
ठीक है। इनका जो पाद सीटा और कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर वापस क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। किस प्रकार के विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से। और बीजाणु का जब अंकुरण होगा तो मुख्य पादप शरीर क्या बनेगा, युग्मकोद्भिद। जो ब्रायोफाइटा का क्या होता है, प्रभावी अवस्था होती है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। फिर इस युग्मकोद्भिद से वापस क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मकों में वापस क्या होगा, युग्मनज होगा, उन युग्मनज का परिवर्धन होगा और वापस जो द्विगुणित पादप शरीर बनेगा उसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद। जो ध्यान रखना, लिवरवर्ट का बीजाणुद्भिद होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, उनको बोलते हैं पाद, सीटा और कैप्सूल। आपको तीनों नाम पूछ सकते हैं, या आपको पूछा जा सकता है कि बीजाणुद्भिद के पाद, सीटा और कैप्सूल में से किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है और बीजाणु बनता है। तो आपको ध्यान रखना, कैप्सूल में बीजाणुओं का निर्माण होता है, या इनको क्या बोला जाता है, स्पोर भी बोला जाता है। और इन जब स्पोर्स के अंदर क्या होगा, अंकुरण होगा, तो वापस प्रभावी शरीर बन जाएगा, कौन सा, युग्मकोद्भिद। फिर ये युग्मकोद्भिद वापस युग्मकों का निर्माण करेगा और वापस ये पीडी एकांतरण है वो चलता रहता है। नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो ये हमने लिवरवर्ट का प्रकार देखा। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, मोस। देखिए, जब मोस का शरीर बनता है तो 2 अवस्थाएं बनती है। सबसे पहले बनता है प्राथमिक तंतु और उसके बाद दूसरे बनती है पत्ती जैसी संरचना, जिसको बोलते हैं पार्श्वीय कली, यानी पादपकाय के 2 भाग। प्राथमिक तंतु और दूसरा है पार्श्वीय कली।
और ये जो प्राथमिक तंतु होता है इनमें विखंडन विधि होती है, और इसमें जो मोस के अंदर कौन सा जनन संपन्न होता है, अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और देखिए इसमें लिख लेते हैं विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, फिर जो लैंगिक जनन होगा सेम वही अभी हमने जो लिवरवर्ट के अंदर देखा, पुंख दानी बनाएगी, जो नर युग्मक है स्त्री दानी मादा युग्मक बनाएगी, उन दोनों को मिलने से युग्मनज बनेगा, और उस युग्मनज से परिवर्धन होने से बीजाणुद्भिद बनेगा। और जो बीजाणुद्भिद है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, पाद, सीटा और कैप्सूल। और उस कैप्सूल के अंदर क्या होगा, वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा, बीजाणु बनेंगे, और बीजाणु से प्रभावी अवस्था कौन सी बन जाएगी, युग्मकोद्भिद। देखिए लिवरवर्ट और मोस में बिल्कुल अंतर नहीं है, लैंगिक जनन में सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन एक अंतर है कि जो लिवरवर्ट का बीजाणुद्भिद होता है और जो मोस का बीजाणुद्भिद होता है, तो उसमें प्रभावी किसका होगा, ज्यादा विकसित किसका होगा, मोस का। तो देखिए मोस का बीजाणुद्भिद मोस की बीजाणुद्भिद अवस्था लिवरवर्ट की बीजाणुद्भिद अवस्था की तुलना में, लिवरवर्ट की बीजाणुद्भिद अवस्था की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा विकसित होती है। आया पॉइंट समझ में? तो वैसे तो जो बीजाणुद्भिद है वो क्रम प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ब्रायोफाइटा के जो इस बीजाणुद्भिद है इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और ये भोजन के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। ठीक है, लेकिन जो मोस और लिवरवर्ट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो लिवरवर्ट के बीजाणुद्भिद की तुलना में जो मोस का बीजाणुद्भिद है वो ज्यादा प्रभावी होता है। यानी मोस की बीजाणुद्भिद अवस्था लिवरवर्ट की बीजाणुद्भिद की अवस्था की तुलना में क्या होती है, ज्यादा विकसित होती है। वैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है ये भी, लेकिन अगर इन दोनों के बीजाणुद्भिद की कंपैरिजन करें लिवरवर्ट और मोस, तो थोड़ा सा विकसित किसके अंदर होगा, मोस वाले बीजाणुद्भिद है वो थोड़ा सा विकसित होगा। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो ये हमने कुछ मोस के पॉइंट देखे, इसके कुछ आपके एग्जाम्पल भी दिए हुए देख लेना। मोस के उदाहरण है फ्यूनेरिया,
पॉलीट्राइकम और स्पेगनम। ये क्या है? मोस के उदाहरण। नोट कर लीजिए तीनों एग्जाम्पल को। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ब्रायोफाइटा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। अब हम जो मैंने आपको बताया था इसका अगला क्रम कौन सा है? टेरिडोफाइटा। यानी सबसे पहले थे सेवाल को पढ़ लिया, फिर आए ब्रायोफाइटा, उसको पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो अगला है आपके जो जगत वो है टेरिडोफाइटा, वर्ग टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा, अब हम कंपैरिजन करते हैं। सेवाल के अंदर क्या था? पूरा शरीर वो थैले के समान था। ब्रायोफाइटा के अंदर कुछ पत्ती की तरह, तने की तरह, मूल की तरह संरचनाएं थी। तो हमने बोल दिया इनके अंदर पत्ती सम, तना सम, मूल सम संरचनाएं पाई जाती है। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। उनके अंदर तो वास्तविक नहीं थे, उनकी तरह की कुछ संरचनाएं बनती थी पादप शरीर में। तो आइडिया लगा लिया जाता था हाँ ये कोई पौधा है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है? वास्तविक रूप से मूल, तना और पत्ती है वो उपस्थित रहती है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोग है। क्योंकि जितने भी हम सजावटी पौधे लाते हैं वो किसके उदाहरण है? आपके टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। तो सजावटी पौधों में इनका उपयोग होता है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व बहुत है वो ज्यादा होता है। इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। और इनके अलावा सबसे इनका इंपॉर्टेंट एक लक्षण है कि पौधों के अंदर, जो आज के हम पौधे देखते हैं एंजियोस्पर्म वाले, तो पौधों के अंदर जल का, भोजन का परिवहन करने के लिए कुछ नलिकाएं पाई जाती है, कुछ संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? संवहनी ऊतक। और वो दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम, जिनको संवहन ऊतक बोला जाता है, किस पादप जगत के अंदर उपस्थित थे? टेरिडोफाइटा के अंदर। देखिए ये ज्यादा पूछा जाता है। वो एग्जामिनर क्या देखना चाहता है कि आपने चीज को रटा है या समझा है। क्योंकि अगर आपने समझ के पढ़ा है तो आप उसको कंपैरिजन करके पढ़ोगे कि क्या चीज सेवाल में थी, ब्रायोफाइटा में नहीं थी, या क्या चीज सेवाल में नहीं थी, ब्रायोफाइटा में थी। फिर हम जैसे जैसे विकसित किस्म में जा रहे हैं तो कुछ नई चीज ऐड हो रही है। तो अब हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा भाग था पादप का, या ऐसी कौन सी संरचना थी जो ब्रायोफाइटा में नहीं थी, टेरिडोफाइटा में थी। तो वहां से एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ज्यादा उठाता है कि आपने कंपैरिजन करके समझ के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहले संवहनी ऊतक के संरचना किन पादपों के अंदर उत्पन्न हुई? संवहनी ऊतक यानी जल और भोजन का परिवहन करने के लिए जो नलिकाएं होती है दो प्रकार की, जाइलम और फ्लोएम, उन्हीं को क्या बोला जाता है? संवहनी ऊतक। और सबसे पहले वो किस पादप शरीर में आई? टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि सजावटी पौधे किस प्लांट के उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा के। वास्तविक जड़, तना और पत्ती सबसे पहले किस पादप शरीर से शुरुआत हुई? तो किससे शुरुआत हुई? टेरिडोफाइटा से। तो इसके पॉइंट है इनका आर्थिक महत्व अत्यधिक होता है। इनका उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें वास्तविक
मूल तना तथा पत्ती उपस्थित होते हैं। इनमें संवहनी ऊतक दो प्रकार के, जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम तथा फ्लोएम उपस्थित। अर्थात इनको क्या बोल सकते हैं, या हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रथम संवहनी पादप। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनमें संवहनी ऊतक सबसे पहले उपस्थित थे, या हम इनको ऐसा बोल सकते हैं प्रथम संवहनी पादप कौन से, टेरिडोफाइटा। इनका आर्थिक महत्व है वो अत्यधिक होता है, क्योंकि इनका उपयोग किसके अंदर होता है, इनका उपयोग होता है सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें वास्तविक जड़ तना और पत्ती उपस्थित होते हैं, वास्तविक मूल तना तथा पत्ती उपस्थित, जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती उपस्थित नहीं थे, बल्कि पत्ती के समान, मूल के समान, तने के समान संरचना उपस्थित थी। इनमें संवहनी ऊतक उपस्थित होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जल खनिज लवणों का परिवहन करना, जल और खनिज लवणों का परिवहन करने वाली जो पौधों में नलिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, जाइलम। और वो सबसे पहले नलिकाएं किस पादप शरीर में उपस्थित थी, टेरिडोफाइटा के अंदर। और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन। आप सोच रहे होंगे कि भोजन का परिवहन करके कहाँ ले जाएंगे, तो आपको पता है पौधों में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, और जल और खनिज लवण कहाँ होते हैं, जड़ों में होते हैं। तो क्या भोजन सिर्फ पत्ती को ही चाहिए, बाकी शरीर को नहीं चाहिए, या जल और खनिज लवण सिर्फ जड़ों को ही चाहिए, बाकी शरीर को नहीं चाहिए, तो पूरे शरीर को चाहिए हर पदार्थ। तो जो भोजन पत्ती के अंदर बनना हुआ पड़ा है, उस भोजन को शरीर के सब भागों तक पहुंचाने वाली जो नलिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, फ्लोएम बोला जाता है। और वो सबसे पहले किस पादप में उपस्थित थी, टेरिडोफाइटा के अंदर। और जो जल और खनिज लवण पौधे की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, रूट में उपस्थित रहते हैं, उनके भी पूरे शरीर को आवश्यकता होती है। तो उन जल और खनिज लवणों को पूरे शरीर में प्रवाहित करने वाली जो नलिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, संवहनी ऊतक बोला जाता है। और ये सबसे पहले किस पादप प्रजाति में उपस्थित थे, टेरिडोफाइटा के अंदर। नोट कर लीजिए पॉइंट को।
तो टेरिडोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है इसके एग्जाम्पल कुछ है पादप जिसको बोला जाता है हॉर्सटेल और फर्न। तो टेरिडोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार ब्रायोफाइटा के अंदर क्या थे, लिवरवर्ट और मोस थे, उसी प्रकार टेरिडोफाइटा के अंदर आएंगे हॉर्सटेल और फर्न। और एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन करके पढ़ना है, तो हमने देखा था ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कौन सा था, युग्मकोद्भिद था, वो अगुणित था। और उसके अंदर अप्रभावी शरीर था, वो बीजाणुद्भिद था, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता था और वो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता था, युग्मकोद्भिद पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्रभावी शरीर होता है वो कैसा होता है, बीजाणुद्भिद। यानी प्रभावी अवस्था कौन सी होती है इसमें, बीजाणुद्भिद। तो टेरिडोफाइटा में प्रभावी अवस्था होगी बीजाणुद्भिद, जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी थी, युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद होता है वो स्वतंत्र होता है, इसको उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है युग्मकोद्भिद पर। तो ये क्या होता है, मुक्त जीवी होता है, प्रभावी अवस्था, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मुक्त जीवी। जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर ये मुक्त जीवी नहीं था, भोजन के लिए इसको युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ध्यान रखना, जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर था वो कैसा था, अगुणित था, क्योंकि युग्मकोद्भिद प्रभावी था। जबकि टेरिडोफाइटा का जो प्रभावी शरीर है वो द्विगुणित होता है, क्योंकि वो प्रभावी कौन सा है, बीजाणुद्भिद। तो और आपको पता है बीजाणुद्भिद द्विगुणित होता है, उसको हम 2n से लिखते हैं, जबकि युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, उसको हम सिर्फ n से लिखते हैं। तो आपको नाम से भी पूछा जा सकता है ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था कौन सी है और टेरिडोफाइटा में प्रभावी अवस्था कौन सी है। तो अगर आपको नाम से पूछा है तो आपको ध्यान देना, आंसर देना है ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद और टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणुद्भिद। और यदि आपको अगुणित और द्विगुणित के रूप में पूछे तो आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा में मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर द्विगुणित होता है। इसको हम द्विगुणित इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आया समझ में? तो किस प्रकार इसमें भी पीडी एकांतरण चलेगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मकोद्भिद बनेगा, और युग्मकोद्भिद में युग्मक बनकर बीजाणु बनकर निषेचन करेंगे जो, तो द्विगुणित युग्मनज बनेगा, और उसमें परिवर्धन होने से बीजाणुद्भिद बनेगा। सेम वही लगभग ब्रायोफाइटा वाला प्रोसेस है वो चलने वाला है, तो उसको विस्तार से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक की थी स्टूडेंट्स आपके क्लास, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।